Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. Today I have selected the lecture for Part 5 students. It's a very important lecture regarding CRPC, and my topic is Proclamation for Person Absconding. First of all, I would like to elaborate the definition of absconder. Absconder is a person who has escaped from the court of law, irrespective that a summons or warrant were issued against him, but he is reluctant to appear before the court. So, my students, it's very important topic, and I will try my best to make you understand the 5 methods of compelling a person to appear before the court. So, I will discuss section 87 CRPC, which is Proclamation for Person Absconding. It has been narrated in this section that if the court is satisfied of taking complete evidence, and what is the evidence? Evidence is regarding the reluction of the person who is duty bound to appear before the court, but he is reluctant. He is hiding himself, he is concealing himself, and is reluctant to appear before the court. And now the law is set into motion to compel that person to come in the court at every cost. And this is the 4th method to compel a person to come before the court. Now the court is satisfied after taking evidence that the person against whom the summons were issued or the warrant were issued, but he is concealing himself and showing reluctance to appear before the court, then the court has another method, and this is the method which we will discuss under section 87 CRPC. और उसमें ये है जी कि वारंट भी जारी किए और समन्स भी जारी किए, लेकिन इसके बावजूद वो शख्स अदालत में पेश होने से कतरा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये कर सकते हैं कि उसके बारे में हम एक रिटन प्रोक्लेमेशन, एक लिखा हुआ इश्तहार जारी करेंगे, और उस इश्तहार में हम क्या क्या चीजें लिखेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये है जी कि जब हमने उसके खिलाफ इश्तहार जारी करना है तो हम उसको 30 दिन का टाइम देंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर तुमने फलां कोर्ट में फलां टाइम पर पेश हो जाना है, और अगर तुम पेश ना हुए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो हम इश्तहार जारी करेंगे उसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे, वो जो लिखा हुआ होगा उसको उसके टाउन की किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पर, किसी मशहूर जगह पर, या उसके विलेज की किसी मशहूर जगह पर रीड आउट करेंगे, पढ़कर सुनाएंगे लोगों को कि फलां शख्स को फलां अदालत ने फलां तारीख को इतने बजे कोर्ट ऑफ लॉ में तलब किया है। और दूसरी बात यह है कि उस इश्तहार की एक कॉपी जो है उसके घर के बाहर चस्पा की जाएगी, या फिर उस जगह पर चस्पा की जाएगी जहां पर वो ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है, और उस गांव में भी और उस विलेज में भी चस्पा की जाएगी जिसमें वो आमतौर पर रहता है। और 100 सेक्शन 87 सबसेक्शन 3C के तहत एक कॉपी जो है, जो कोर्ट हाउस है, जो हमारी अदालत है, उसके बाहर नुमाया जगह पर भी चिस्पा कर दी जाएगी। अदालत का यह बयान कि उसने प्रोक्लेमेशन जो जारी किया है वो इन राइटिंग है, उसका असर यह होगा कि प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डे। ये जो अदालत का बयान है, इट विल बी ए कंक्लूसिव एविडेंस, ये हतमी शहादत होगा कि इस सेक्शन 87 की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया है और उनको कंप्लाई किया गया है, और प्रोक्लेमेशन जो था वो इस खास तारीख को जारी किया गया है। ये
कोर्ट ऑफ लॉ में कंक्लूसिव एविडेंस होगा। अब जनाब जो उसके बारे में प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं हुआ, तो अब अगला जो प्रोसेस है वो है जी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग। आप उस शख्स की जायदाद को कुर्क करने का तरीकेकार अख्तियार किया जाएगा ताकि उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए और उसको मजबूर किया जाए कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो। जिस अदालत ने सेक्शन 87 के साथ तहत उसका इश्तिहार जारी किया है, तो वो किसी भी वक्त जी उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर जारी कर सकती है, खा वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो। अब यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? अ प्रॉपर्टी विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी शिफ्टेड, विच इज permanently fastened or attached with the earth is called immovable property. अब जनाब सबसेक्शन 2 ये बयान करता है कि ये सेक्शन अदालत को अथॉरिटी देता है कि वो उस शख्स की उस जिले में मौजूद हर जायदाद को अटैच करे, और अगर खुदा न खास्ता वो जायदाद उस जिले में मौजूद नहीं है बल्कि किसी दीगर जिले में मौजूद है, तो जनाब उसकी इंडोर्समेंट करवाई जाएगी दीगर जिले के सेशन जज साहब से, और उनके जरिए वो प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करवाई जाएगी। और अब आगे ये बयान किया गया है कि वो किस किस्म की प्रॉपर्टी है और उसको किस किस तरह से अटैच किया जाना है। अगर जिस प्रॉपर्टी को अटैच करने के बारे में ऑर्डर किया गया है वो डेट्स हैं या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको 4 तरीकों से अटैच किया जा सकता है। बाय सीजर, कब्जे में लेके, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, आप उसके ऊपर एक रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं, यहां पर आप लिख कर ये ऑर्डर जारी करेंगे कि जिस शख्स के बारे में ये प्रॉपर्टी प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, किसी सूरत उसके ये हवाले ना की जाए या उसके बयान पर किसी दीगर शख्स के हवाले ना की जाए। या फिर आप डी में ये बयान किया गया है कि भाई ऑल आर एनी 2 ऑफ सच मेथड्स, आप चाहें तो ये 2 मेथड अख्तियार कर लें या आप तीनों मेथड अख्तियार करके उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। सबसेक्शन 4 में एक ऐसी प्रॉपर्टी बयान की गई है जो कि इमूवेबल है, और उसका तरीकेकार बयान किया गया है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी किस तरह से अटैच की जाएगी। उसमें जो लैंड है वो ऐसी मौजूद है जो कि रेवेन्यू पे कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो जनाब उसका तरीकेकार ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू होगा जिसके ज़िले में वो प्रॉपर्टी मौजूद होगी, वो उसको 3 तरीकों से अटैच कर सकता है। उसका कब्जा लेकर, रिसीवर मौजूद करके, या फिर वो एक लिख कर ऑर्डर जारी करेगा कि जो उसकी पेमेंट ऑफ रेंट है या फिर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है वो प्रोक्लेमेंट पर्सन को किसी सूरत ना की जाए या उसके बयान पर किसी दीगर शख्स को जारी ना की जाए। और 5वें में है कि अगर लाइफ स्टॉक्स हैं, कोई जानवर हैं, या फिर पेरिशेबल नेचर है, जल्द ज़ाया हो जाने वाली प्रॉपर्टी है, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि अगर वो एक्सपीडियंट मुनासिब समझे तो इमीडिएट ऑर्डर करे उसकी सेफ कस्टडी के लिए, और या फिर उसकी सेल करने के भी इमीडिएट ऑर्डर कर सकती है, तो उसके जो सेल प्रोसीड होंगे वो अदालत के ऑर्डर के तहत उसको सेव कर लिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रिसीवर है उसके पास कौन सी पावर्स और ड्यूटीज हैं। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि जो पावर्स, ड्यूटीज और जो लायबिलिटीज हैं जो इस सेक्शन के तहत रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, उसकी वही पावर्स हैं जी जो ऑर्डर 40 CPC के तहत रिसीवर को हासिल होगी। और 6A में ये है जी, अगर जब आप प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं उस वक्त उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, एक शख्स कहता है जी ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, और 6 मंथ ऑफ अटैचमेंट के अंदर अंदर वो ऑर्डर आ जाता है और वो शख्स कोई दीगर शख्स है प्रोक्लेमेंट पर्सन के अलावा, और वो ग्राउंड लेता है जी कि मेरे इसमें इंटरेस्ट है,
और मेरे ये इंटरेस्ट आप अटैच नहीं कर सकते, तो उसका जो क्लेम जो ऑब्जेक्शन होंगे उनको इंक्वायर किया जाएगा और उनको अलाउड या डिस अलाउड किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी कि जी, मगर शर्त ये है कि जो क्लेम प्रेफर किए गए, ये जो ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, जो इस सबसेक्शन में टाइम दिया गया उसके अंदर होने चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता जो क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर है उसकी मौत हो जाती है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उन क्लेम या ऑब्जेक्शंस को जारी रख सकते हैं। सेक्शन 6A के तहत जो क्लेम्स ऑब्जेक्शन उठाए जाएंगे वो उसी कोर्ट में उठाए जाएंगे जिसने ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट किया है, या अगर वो दूसरे जिले के सेशन जज साहब ने एंडोर्समेंट के जरिए अटैचमेंट करवाई है, तो फिर उनकी कोर्ट में भी वो क्लेम या ऑब्जेक्शन रेज किए जा सकते हैं। और 6C ये कहता है कि हर क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है उसकी इंक्वायरी वही कोर्ट करेगी जिसमें वो ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं या प्रेफर किए गए हैं। जिस शख्स के क्लेम और ऑब्जेक्शन को डिसअलाउड कर दिया गया है, 1 साल के अंदर अंदर ऐसे ऑर्डर के, तो उसके लिए रेमेडी ये है जी कि वो एक दावा दायर कर सकता है, एस्टैब्लिश द राइट, अपने राइट को एस्टैब्लिश करने के लिए उसके पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि वो उन ऑब्जेक्शन और क्लेम के डिसअलाउड होने की सूरत में सिविल कोर्ट में एक दावा दायर कर सकता है, और उस रिजल्ट के मद्देनजर रखते हुए, उस दावे के रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए जो फिर ऑर्डर होगा वो कंक्लूसिव होगा। अगर जो प्रोक्लेमेंट पर्सन है जी वो उस वक्त के अंदर अंदर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो जाता है जो प्रोक्लेमेशन में या इश्तहार में जारी किया गया है, तो अदालत लाजमी तौर पर उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज करने की पाबंद है। और अगर खुदा न खास्ता वो शख्स उस टाइम में अपीयर नहीं होता जो प्रोक्लेमेशन में बयान किया गया है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो जी डिस्पोजल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चली जाएगी, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं बेची जाएगी जब तक अटैचमेंट से 6 माह गुजर ना जाए या फिर उसके जो क्लेम या ऑब्जेक्शन है उनका फैसला ना हो जाए। लेकिन अगर वो खुदा खास्ता स्पीडी और नेचुरल डीके वाली प्रॉपर्टी है, जल्द तलफ हो जाने वाली है, या फिर अदालत ये मुनासिब समझती है कि ऑनर के बेनिफिट के लिए है, अदालत जो है वो उसको सेल करने की भी इजाजत दे सकती है। असल में इस सेक्शन का मकसद जो है ऐसे शख्स को पिनलाइज करना है जो अपनी अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है वारंट के तहत, लेकिन अब उसके खिलाफ सेक्शन 87 के तहत इश्तिहार जारी हो चुका है और वो उस इश्तिहार को भी डिसोबीडियंस कर रहा है। तो इसमें जरूरी है कि उसके ऊपर एडिशनल प्रेशर डालने के लिए उसको उसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाए और उसको कंपेल किया जाए कि वो उसकी ओबीडियंस करे। खुदा न खास्ता ऑब्सकॉन्डर जो है उसकी मौत वाक़या हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, तो उसकी मौत पर द प्रॉपर्टी मस्ट बी रिलीज्ड इन फेवर ऑफ हिज लीगल हेयर्स। तो फिर ये 1970 PCRL 190 में ये बात बयान की गई है कि उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देना चाहिए उसके लीगल हेयर्स की फेवर में। अब सेक्शन 89 है जी कि अगर
उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो जाता है, तो उसकी बहाली कैसे की जाएगी। अटैचमेंट को अगर 2 साल हो जाते हैं, बल्कि अटैचमेंट के 2 साल के अंदर अंदर कोई शख्स जिसकी प्रॉपर्टी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिस्पोजल में दे दिया गया था अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 88 वॉलंटरली अपीयर्स हो जाता है, अपनी आज़ाद रजामंदी से कोर्ट के सामने पेश हो जाता है, या फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट हो चुका है, या उस अदालत में पेश हो जाता है जिसके मतहत ये अदालत है, और उस अदालत को सेटिस्फाइड कर देता है कि वो जानबूझकर अब्सकॉन्ड नहीं हुआ था, या उसने अपने आप को जानबूझकर कंसील नहीं करवाया था, और उसने वारंट के एग्जीक्यूशन को अवॉइड नहीं किया था, और या फिर उसको इस प्रोक्लेमेशन का नोटिस नहीं था, या वो इस काबिल नहीं था कि वो उस कोर्ट को अटेंड कर सके, तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर उसको बेच दिया गया है तो उसके जो नेट प्रोसीड्स होंगे, और अगर उसका कोई हिस्सा बेचा गया है तो नेट प्रोसीड ऑफ द सेल एंड रेजिड्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो होंगे शेल आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर ऑन ऑल कॉस्ट इनकर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अटैचमेंट, तो उसमें से अटैचमेंट पर आने वाले तमाम अखराजात मिना कर लिए जाएंगे, और बाकी बचने वाला जो मुआवजा होगा वो उस शख्स के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये चौथा तरीका था। सबसे पहले हमने समन्स, फिर वारंट, फिर समन्स और वारंट इकट्ठे, और आखिर में प्रोक्लेमेशन जिसे हम इश्तिहारी मुजरमान कहते हैं कि उनके बारे में 87 के तहत इश्तिहार जारी किया जाता है। फिर 88 में वो सूरतें बयान की गई हैं और वो हालात बयान किए गए हैं कि उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से कुर्क किया जाएगा, और कुर्की के बाद उस पर किस तरह से सेल उसकी की जा सकती है, या वो कितने अरसे बाद अगर कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो वो अटैचमेंट ख़त्म कर दी जाएगी। और 89 में फिर उसकी रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी है कि उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसको किस तरह से बहाल किया जाता है। ये वो मुख्तलिफ तरीके थे जिनमें हम किसी शख्स को मजबूर कर सकते हैं कि वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हुआ के। जहाँ तक सेक्शन 89 का ताल्लुक है तो ये एक रेमेडी है जी, जिसमें हम किसी शख्स को उसके बारे में पेश होने के लिए मजबूर करते हैं, और इसमें सेक्शन 89 के तहत जो रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी है उसको 2 साल के अंदर अंदर अगर वो डेट ऑफ अटैचमेंट में आ जाता है तो फिर उसको उसके सामने पेश होना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, और प्रॉपर्टी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिस्पोजल में चली जाती है। और इसी तरह से अगर वो एप्रीहेंड होता है, वॉलंटरीली अपने आप को पेश कर देता है, या किसी भी दीगर तरीके से उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तो वो आगे कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देता है कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द नोटिस, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द प्रोक्लेमेशन, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द वारंट और समन्स, देन and satisfied the court, then he is entitled to restore the attached property। लेकिन अगर खुदा खास्ता उसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया गया है तो उसके जो नेट प्रोसीड्स ऑफ सेल हैं और उसमें से जो रेजिड्यू हैं प्रॉपर्टी के, वो तमाम जो अटैचमेंट की कार्रवाई है उस पर आने वाले अखराजात पे ना किए जाएंगे, और उसमें से जो बाकी रकम बचेगी वो फिर उसके हवाले कर दी जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी को बहाल भी कर दिया जाएगा। इसमें मैंने एक साइटेशन पेश की है कि अगर खुदा खास्ता जो प्रोक्लेमेंट अफेंडर है वो दौराने वो जो अटैचमेंट फौत हो जाता है
तो क्या उसके लीगल हेयर्स जो है वो इंटाइटल्ड हैं कि प्रॉपर्टी उनके हक में रिस्टोर कर दी जाए। तो ये एक साइटेशन मैंने पेश की है जो जिसमें ये बयान किया गया PLD 1979 लाहौर 511, तो उसमें ये बयान किया गया है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है और एक दूसरी है 1970 PCRLJ पेज 100 है, जिसमें ये बात के बयान की गई है कि ऑब्सकॉन्डर की डेथ की सूरत में जो प्रॉपर्टी है इन फेवर ऑफ उसके लीगल हेयर्स उसको रिलीज कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आज आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।